Okay, hello students. So in the last class we have just studied the topic Raoult's law, and this time we will just read ideal solution, non-ideal solution, azeotropic mixture, and last class में हमने ये भी बोला हुआ था कि Raoult's law के हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एज वेल एज जो आइडियल और नॉन आइडियल हैं उनके भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज आइडियल सॉल्यूशन. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने आपके पास ये तो पढ़ लिया था आपके पास कि Raoult's law क्या था, और Raoult's law में हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो Raoult's law को आपके पास फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं आइडियल, और जो नहीं करते वो क्या होते हैं आपके पास नॉन आइडियल. तो नॉन आइडियल हमने आपको बोला था पढ़ने के लिए. तो एक्चुअल में इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं. एक्चुअल में होता क्या है इसमें, क्या सपोज करिए हमारे बहुत ध्यान से समझिएगा. क्या सपोज करिए हमारे पास ये कंटेनर है. अब इस कंटेनर पे हमने बोला कि कोई भी सब्सटेंस हमारे पास ऑलरेडी है. सपोज करिए आपके पास ए पहले से, अब इसमें बाद में हमने क्या मिलाया आपके पास बी मिलाया. तो हमने ये तो पढ़ा हुआ था कि क्लोज कंटेनर होता है जब हमारे पास उसमें बी मिलाते हैं. दैट मीन्स ये आपका वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है. ये क्या था सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूट. तो अब लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए है तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. उसी को बोलते हैं हम इंट्रैक्शन फोर्स. क्लियर कि दैट मीन्स ए और ए एक दूसरे को क्या कर रहा है बाइंड अप कर रहे हैं, कुछ फोर्स उस पर लग रहा है. ऐसे आपके पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा जो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा बाइंड अप कर रहा होगा. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास. जब हमने इसको कंबाइन करा दिया तब आपके पास ये ए और ए, बी और बी अब नहीं रहे. अब हमारे पास क्या हो गया, अब हो गया ए और बी. कहने का मतलब कि अब जो इंट्रैक्शन है वो किसके बीच में लगने लगा, ए और बी के बीच में. अभी तक आपका सेल्फ में लग रहा था, अब वो आपका किस पे लग अपोजिट पे लगने लगा. तो लॉजिक क्या है कि इसमें आपको ये देखना होता है कि यदि इंट्रैक्शन जो ए और ए का है और बी का है इज सिमिलर, यदि आपका वो सिमिलर है किसके ए डैश बी के. क्लियर, बात समझ में आ रही है. देन यहां पर देखिएगा हमारे पास ए डैश ए बी डैश बी इज सिमिलर ए डैश बी, देन इट इज आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन. क्लियर, बात समझ में आ रही है. अब आप बोलोगे ए डैश बी, तो यहां पर आप सिंपल सा लिख सकते हो इंट्रैक्शन INTERAC इंट्रैक्शन RACTION इंट्रैक्शन फोर्स of. Clear? If interaction force of A dash A comma B dash B is similar to A dash B, then it is ideal solution. Clear? हम कह सकते हैं कि वो कैसा सॉल्यूशन है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन है. अच्छा, ऐसा होने से क्या ऑलमोस्ट कंडीशंस जनरेट होती हैं वो भी हम समझ लेते हैं कि जब हमने बी को मिलाया और जो इंट्रैक्शन है वो आपका ए और बी का सेम हो गया किसके ए और ए के, तो अब क्या होगा कि जब हम उसको कंबाइन कराएंगे तो जो आपके पास स्पेसिंग है किसकी ए और ए की, उसके बीच में आसानी से जाकर के ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन उनका क्या है सेम है. तो जब इंट्रैक्शन सेम है तो ये आसानी से उसमें क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे. और दैट इज द रीजन कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें पता ही नहीं चलेगा आपके पास कि आपने बी को उसमें मिलाया भी था कि नहीं भी मिलाया था. दैट मीन्स आपके पास हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम पहले था, मतलब जो ए था सिर्फ तब वॉल्यूम था, और जब बी को उसमें मिला दिया तो जो सॉल्यूशन मिला उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गए कंबाइन हो गए. क्लियर, बात समझ में आ रही है. क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन का क्या है सेम है, और इसलिए आपके पास जब वॉल्यूम सेम रहा तो हम कह सकते हैं आपके पास कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है. अब आप बोलोगे सर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब कि VF माइनस VI है ना, कि जो फाइनल वॉल्यूम हो गया आपके पास सॉल्यूशन का और जो इनिशियल था तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए हमारे पास जीरो. और यदि वो डिफरेंस जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग. मिक्सिंग का मतलब कि जब ए और बी को हमने कंबाइन करा दिया है, मतलब ए को बी को मिक्स कर दिया ए में, उस समय जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि इंट्रैक्शन क्या है सिमिलर है. क्लियर, बात समझ में आ रही है. एक चीज़ और, जब इंट्रैक्शन सिमिलर होता है तो डैट मीन्स जब सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है उसमें कोई भी आपका इंथैल्पी चेंज भी नहीं होता है. कहने का मतलब कि बी के इसमें कंबाइन होने से ना तो एनर्जी इसकी डिक्रीज करेगी और ना तो एनर्जी इसकी इंक्रीज करेगी. कहने का मतलब हमारे पास तीसरा ये हो गया नो इंथैल्पी चेंज. नो इंथैल्पी चेंज. क्लियर, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा हमारे पास, डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो. लॉजिक समझ में आ रहा है. तो मतलब ये कंडीशन समझ में आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास इंट्रैक्शन का, कि यदि इंट्रैक्शन आपका सिमिलर है
तो सिमिलर अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि ना तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है और ना तो एंथैल्पी चेंज होने वाली है, और दैट इज द रीजन कि डेल्टा वी भी जीरो और डेल्टा एच भी जीरो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यदि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा? एनी सॉल्यूशन विच obeys Raoult's law at all temperature and concentration। क्लियर? कि मतलब सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, कॉमा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 is said to be ideal solution। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास, तो मैं इसमें डाउट मत रहिएगा। मिक्सिंग भी शॉर्ट में, ये भी शॉर्ट में। लॉजिक समझ में आ गया कि मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को आपके पास सारे टेम्परेचर्स A to Z, कोई भी टेम्परेचर हो आपके पास और कोई भी कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट आपके पास किसका, जो सॉल्यूट आपने मिलाया हुआ है, दैट मीन्स आपके पास कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर की या कंसंट्रेशन की, और यदि डेल्टा वी उस कंडीशन पे 0 आ रहा है मिक्सिंग, या डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आ रहा है, तो इसका हम कह सकते हैं आपके पास कि वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? एनी सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 इज सेड टू बी आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एनर्जी का डिफरेंस है। क्लियर? एनर्जी जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। यदि आपको नहीं याद है राउल्ट्स लॉ का, तो हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आपके पास कैसे पढ़ा हुआ था, कि कैसे हम आपके पास उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे पास हमने कुछ ऐसा आपके पास ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था कि ये था ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन का। तो हमने बोला था कि ए यहाँ से कंबाइन हुआ था, स्टार्ट हुआ था और यहाँ खत्म हो गया था, और बी आपके पास यहाँ गया था, समथिंग कुछ ऐसा हमने कर्व बनाया था। हमने बोला था कि ये आपका पी नॉट ए है, दैट मीन्स आपके पास इस कंडीशन पे जो एक्स ए होता है वो 1 होता है, और यहाँ पर आपके पास एक्स बी क्या होता है? 1 होता है। एक्स बी तो मैक्सिमम होता है, एक्स ए यहाँ 0 हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास एक्स बी 0 हो जाता है। यही तो हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन किसका है? ए का। तो जब पूरा का पूरा आपके पास ए है, प्योर सॉल्वेंट, क्लियर, तो वेपर प्रेशर उसका प्योर फॉर्म में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये तो हमने पढ़ा आपके पास। क्लियर? ऐसे आपके पास उस कंडीशन में एक्स बी क्या है? 0 है। ये जो आपका है ए सॉल्यूट है, बी का है सॉल्वेंट है। यहाँ पर देखिए जरा, यदि प्योर आपका सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब आपके पास, तो जब प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। हमने बताया था कि आपका सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है और सॉल्यूट आपका कम क्वांटिटी में, तो सॉल्यूट कम क्वांटिटी में तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, सॉल्वेंट आपका ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर उसका हाईएस्ट होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन पे वेपर प्रेशर कितना है? प्योर फॉर्म में उसका मैक्सिमम दैट इज पी नॉट बी, और इस फॉर्म में मिनिमम है दैट इज पी नॉट ए। तो यहाँ पर एक्स से 0 हो गया, इसलिए वेपर प्रेशर देख रहा हूँ 0 हो गया। यहाँ पर एक्स भी 0 है, इसलिए आप देख रहे हो वेपर प्रेशर क्या है? 0 है। हमने बताया था कि इसमें जब कंबाइन होता है तो ये समथिंग एक रिजल्टेंट निकलता है, इसी को बोलते हैं हम क्या? पी ए प्लस पी बी, कि टोटल हमारे पास जो आपका प्रेशर है वो दोनों प्रेशर के सम के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ये हमारे पास किसका हो गया? पी ए का, और ये किसका हो गया हमारे पास? पी बी का। तो आप क्या देख पा रहे हो हमारे पास कि यदि ऐसा कर्व बन रहा है तो ये कर्व हमारे पास किसका कर्व होता है? आइडियल सॉल्यूशन का। ये कर्व सिर्फ और सिर्फ तभी फॉर्म होता है जब इंटरेक्शन उनका क्या हो? सिमिलर हो। किसका? ए और बी का इंटरेक्शन सिमिलर हो, फोर्स किससे? ए बी के आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन से। बात समझ में आ रही है? तो कर्व उसका कैसा बनेगा? ऐसा। अब इसी में क्या होगा हमारे पास? इसी से हम नॉन आइडियल पढ़ाएंगे आपको। नॉन आइडियल में जैसे इसकी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे आइडियल के, कौन कौन से? यस, याद है? भूल गए? ओके, हेक्सेन एप्टेन पढ़ा था हमने आपके पास। हमने पढ़ा था बेंजीन टोलुइन, क्लियर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लियर, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। खैर, तो अब इसी से हम देख लेते हैं नॉन आइडियल। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिए, नोट्स जो आपके पास होते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट पीडीएफ फॉर्म में दिए जाते हैं, और जो लाइव क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यदि आप सेल्फ नोट्स बनाओगे ना, तो उससे पता क्या होता है? उससे आपको चैप्टर में जो पढ़ाया गया वो तो खुद ही याद हो जाता है आपके पास। तो थोड़ा सा लेजी मत बनिए, नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करिए। सेल्फ नोट्स की बात ही कुछ अलग होती है, उसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा ऑलमोस्ट एफर्ट्स करिए
बाकी ऑलमोस्ट एप्लीकेशन आरसी क्लासेस का आने वाला है, तो उसमें हम आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराएंगे रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, तो वो आप देख सकते हैं कुछ दिनों में। खैर देखिएगा जरा यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या हो गया, सीधा सा लॉजिक है कि जहाँ पर सॉल्यूशंस इन विच A dash A B dash B interaction is not similar to A dash B interaction। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन है when A dash B interaction is high या higher than A dash A, B dash B interaction। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी कि जब आपका, अब देखिए वही सिचुएशन हमने बताई ना आपको कि जो इंटरेक्शन है, मतलब आप यहाँ से ध्यान समझिएगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर आपका क्या कंबाइन है, हमने क्या बोला आपके पास यहाँ पर कंबाइन है, सपोज करिए आपके पास A है, इसमें हमने क्या कंबाइन करा दिया आपके पास B। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो इनके सेल्फ का इंटरेक्शन है वो आपका कम हो गया। यही तो लिखा होगा हमारे पास कि जो इनके सेल्फ का इंटरेक्शन है, मतलब A डैश A का और B डैश B का, वो कम हो गया, और इनके जो अपोजिट का है हमारे पास, मतलब कॉम्बिनेशन का हमारे पास A डैश B का, वो इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, है ना। और ये कंडीशन एक फॉर्म हो गई। एक कंडीशन ये हो जाएगी कि जब A डैश B का इंटरेक्शन उससे कम हो गया। तो हमने शायद आपको याद हो लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए दिया था डेविएशंस। तो ये डेविएशंस कैसे होते हैं वो हमें समझना है आपके पास, तो ध्यान समझिएगा हमारे पास। जैसे हमने बोला कुछ ऐसा, ये हमने आपके पास ऑलमोस्ट सेम वही जो अभी बनाया था हमने, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का हमने ग्राफ बना दिया। अब लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि जब हमने A डैश B मतलब B को इसमें कंबाइन करा दिया, अब कंबाइन कराने के बाद हमारे पास इसके बीच की बॉन्डिंग क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो जब इनकी A और B की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई तो मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होंगे, भाई वेपर फॉर्म करना है ना, लॉजिक तो वही है, वेपर फॉर्म करना है। और वेपर तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास ये आसानी से क्या हो, इसको लीव कर दें। क्लियर, जब इसको लीव कर देंगे आसानी से तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और यदि लीव ही नहीं कर पा रहे तो वेपर प्रेशर कहाँ से ज़्यादा होगा। तो कंडीशन क्या होती है कि जब इनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया AB का, तो ये सॉल्यूशन को लीव नहीं कर पाते, बहुत ही डिफिकल्टी से एस्केप आउट होता है हमारे पास। क्लियर, तो जब बहुत ही डिफिकल्टी से आपका वेपर एस्केप आउट होता है तो कहने का मतलब कि ये वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि यदि हमारे पास A डैश B जो है इनका रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है उसका इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया तो जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से इजीली एस्केप आउट नहीं कर पाता है। क्लियर, और यदि इनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाए तो समझिएगा A डैश A इंटरेक्शन कुछ ना कुछ है, B डैश B इंटरेक्शन कुछ ना कुछ है। लेकिन जब हमने कंबाइन करा दिया तो अब A डैश A खत्म हो गया, B डैश B भी खत्म हो गया, अब क्या फॉर्म हो गया A डैश B। तो यदि A डैश B जो फॉर्म हुआ मतलब उनके बीच का इंटरेक्शन यदि ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल इजीली एस्केप आउट नहीं कर पाएगा, और यदि उनका इंटरेक्शन कम है तो मॉलिक्यूल और जल्दी एस्केप आउट कर जाएगा। क्लियर, अब इसके एग्जांपल बताएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यदि आपके पास इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, मॉलिक्यूल एस्केप आउट जल्दी नहीं करेगा, इसका मतलब साफ है कि वेपर प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर देखिए जरा आप, ये हमने ऑलमोस्ट समथिंग कुछ ऐसा बनाया हुआ था, P0 है, यहाँ पर था आपके पास X है, वही हमने बोला है चाहिए। यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर ये आपके पास 0 हो गया, यहाँ पर आपके पास X भी 0 था, यहाँ पर X भी आपके पास 1 हो गया। ये किसके लिए हो गया आपके पास, PA के लिए। और ये हमने पढ़ा था आपके पास। अब क्योंकि हम ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा किसको लेट कर रहे हैं, B को, कम लेट कर रहे हैं A को, तो ऐसे देख लो कोई दिक्कत नहीं। ये किसके लिए हो गया, B के लिए। ये हमारे पास जो है ये तो नॉर्मल कंडीशन कि भाई आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा कर्व बनता है, हमने पढ़ा हुआ है भाई। लीनियर फंक्शन का मतलब यही तो था, y = mx + c, यही तो होती है आपके पास। तो वहाँ पर आपके पास क्या है, m एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था ऑलमोस्ट। क्लियर, जो स्लोप है उसका स्ट्रेट लाइन आ रहा था, क्यों, क्योंकि लीनियर फंक्शन था। तो ये तो आपका राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि भाई हमारे पास PA, PB और टोटल इन तीनों का जो आपके पास ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये कंडीशन तब होगी जब इंटरेक्शन
तीनों का सेम होगा, मतलब a डैश ए, b डैश बी और a डैश बी का इंटरेक्शन सेम होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि a डैश बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया का मतलब ये हो गया आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी जनरेट हो गई कि अब हमारे पास ये जो कर्व यहाँ से गया था पी ए का, अब ये यहाँ से जाएगा। ये जो पी बी का यहाँ से गया था अब यहाँ से जाएगा आपके पास। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है जो टोटल वाला होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लॉजिक समझ में आया आपके पास? नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं इसको कब, जब हमारे पास इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, मॉलिक्यूल इजीली स्केप आउट नहीं कर पाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन। तो ये हो गया टोटल प्रेशर का, वेपर प्रेशर का, ये हो गया पीबी का, और ये हो गया आपके पास किसका, पीए का। तो राउल्ट्स लॉ ये फॉलो नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। और राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, ये कर्व कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? बात समझ में आ गई आपके पास कि कैसे हमारे पास ये आपका शो कर गया नॉन आइडियल, है ना? बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। यदि इसके एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल देख लीजिए हमारे पास। इसके एग्जांपल हो जाएंगे H2O और HCl। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास H2O और HNO3। इसका एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन प्लस एनिलीन। एनिलीन जानते होंगे आप, C6H5NH2। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं, नोट डाउन कर सकते हो आप। इन सारे केसेज में आपके पास कैसा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। ओके, सो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट पॉजिटिव डेविएशन में बहुत जल्दी से। देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है, पूरा वही है। हमको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हायर की जगह क्या कर देना है, लोअर। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, खैर समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? अब देखिए इधर यहाँ पर ये केस बी हो गया हमारे पास, है ना? तो अब वही लॉजिक हमारे पास कि यदि आपके पास ए डैश बी का इंटरेक्शन कम हो गया, मतलब समझिएगा जब ए और बी को कंबाइन कराया और इंटरेक्शन कम हो गया तो मतलब मॉलिक्यूल आसानी से स्केप आउट कर जाएगा। और जब कभी मॉलिक्यूल आसानी से स्केप आउट करेगा इसका मतलब साफ है क्या, कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी वेपर फॉर्म होगा। जो जितना जल्दी वेपर फॉर्म होगा उतना ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डैट मीन्स आपके पास जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा आपके पास, ऑलमोस्ट ये तो नॉर्मल कंडीशन का हो गया आपके पास सेम। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। P0A समझ रहे हैं ना, P0A क्यों है, ये भी समझ रहे होंगे यहाँ पर P0B क्यों है ना? समझदार हो गए आप। खैर यहाँ पे टोटल प्रेशर है आपके पास। क्लियर? ये ऑलमोस्ट ठीक है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बाकी सब आपको पता ही है कि x A1 है, यहाँ पर x B 0 है। यहाँ पर आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ B आपका 1 हो गया। क्लियर? लॉजिक वही है हमारे पास कि जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा मॉलिक्यूल इजीली स्केप आउट कर जाएगा, जल्दी वेपर फॉर्म होगा, ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा तो मतलब आपका स्लोप यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मतलब आपका अपवर्ड हो जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ रही है कि क्या शो कर दिया उसने, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हो गया टोटल, ये हमारे पास क्या हो गया आपके पास, प्रेशर ऑफ बी, और ये क्या हो गया, प्रेशर ऑफ ए। बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं प्रॉब्लम सर। ओके, नहीं प्रॉब्लम है तो देख लो जरा, इसके एग्जांपल देख लो जरा। हमारे पास एग्जांपल इसके बड़े सिंपल से हैं। जैसे हमने बोल दिया आपके पास CCl4 और CHCl3। क्लियर? ऐसे हमने आपके पास बोल दिया क्या, C2H5OH प्लस H2O। फिर ऐसे हमने बोल दिया आपके पास CH3OH प्लस H2O। क्लियर? तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे। आपको पता है ये आपके पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या आपके पास क्लोरोफॉर्म, एज वेल एज यहाँ पर एथनॉल वाटर, फिर ये क्या आपके पास मेथनॉल और वाटर। नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा आपको लॉजिक समझना है। और एक बार यदि चीज़ें समझ में आ गई तो प्रॉपर तरीके से आपका वर्कआउट करते रहें। क्लियर? ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए हमारे पास। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स कि कैसे हमारे पास आपका इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बोर्ड एग्जाम में। और सिर्फ हम बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे और हम कोई अल्टर क्वेश्चंस आपके पास नहीं करेंगे। क्लियर? तो देखिए जरा हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है सिंपल सा कि what type of deviations can be observed from, और दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं आपके पास। पहला दिया गया हमारे पास क्या,
एथनॉल प्लस ठीक है, एथनॉल का ले लो आप और साइक्लोहेक्सेन का ले लो, और दूसरा आपके पास है एसीटोन का प्लस क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म। क्लियर? और इसमें बोला जाता है आपके पास एक्सप्लेन, नंबर इसी का मिलता है आपके पास। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आई थिंक हमेशा के लिए रह जाएगा। क्लियर? तो आप ध्यान समझिएगा जरा। अब बोलो सर हमको कैसे पता चलेगा? अभी तो आपने बता दिया कि इंटरेक्शन ज़्यादा होगा कम होगा तो हम बता देंगे सर। अब इंटरेक्शन इसमें सर हमको पता ही नहीं चल रहा, हम कैसे बता दें? तो इंटरेक्शन का लॉजिक सिंपल सा ये है, आप देख पा रहे हो कि मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स हमने लिखे थे यहाँ पर अभी, मोस्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहाँ पर दिख रहा था। और जब कभी भी ये दिखेगा मतलब आपको समझ जाना है कि एच बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? एच मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब सेम मॉलिक्यूल में होती है, और इंटर का मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। यदि आपसे बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है हमारे पास, यस, तो जो सेम मॉलिक्यूल में होती है वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर? पहला क्या लिखा हुआ है? एथनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो अब एथनॉल तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई C2H5OH। क्लियर? अब यहाँ पर देखा जाए आपके पास तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हो गया आपके पास C6H12। तो अब लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि जैसे आपका ये C2H5OH है तो ऑलरेडी हमारे पास इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? एच बॉन्डिंग है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास एच बॉन्डिंग है। अब बोला जाए कौन सी एच बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि सेम बॉन्ड की सेम मॉलिक्यूल के बीच में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। और जो सेम के बीच में होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो डिफरेंट के बीच में होती है वो आपकी कम स्ट्रॉन्ग होती है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो दैट इज द रीजन कि हमने यहाँ पर क्या देखा आपके पास, सिंपल सा लॉजिक कि ये ऑलरेडी एच बॉन्डिंग शो कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर इसके साथ तो ये एच बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा ना। लेकिन यदि सपोज करिए ये मॉलिक्यूल्स आकर के इसके साथ कंबाइन हो गए, कहने का मतलब कि अल्कोहल है, अल्कोहल में यदि आपने साइक्लोहेक्सेन कंबाइन करा दिया तो ये जो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके पार्टिकल्स के क्या हो जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। तो मतलब पहले इसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा था इसके बीच में, लेकिन जब ये उसमें कंबाइन हो गए तो ये इंट्रैक्शन इसका क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब हमारे पास ये हो गया कि जो A-B मिलेगा वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। कंडीशन समझ में आई हमारे पास? क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि एच बॉन्डिंग उससे इफेक्ट हो जाएगी हमारे पास, एच बॉन्डिंग उससे वीक हो जाएगी, क्योंकि आपका हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स आकर के उसके बीच में ट्रैप होने लगेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दैट इज द रीजन कि जो हमारे पास A-B इंट्रैक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब A-B इंट्रैक्शन कम हो गया इसका मतलब साफ है कि वो कैसा डेविएशन शो कर देंगे हमारे पास? पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ गई? समझ में है? तो ओवरऑल आंसर किससे देना है आपको? एच बॉन्डिंग से। क्लियर? ये CBSE में पूछा गया था आपके पास 2016 में, ये पूछा गया है 2018 में। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। तो ये आपके पास इंट्रैक्शन उसका कम हो गया, और जब कम हो गया तो ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा, ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा तो अभी पढ़ा हमने आपका डेविएशन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। ऊपर वाले केस में देख लो आप, इस वाले केस में यहाँ पर एसीटोन आपने पढ़ा होगा CH3, आगे आपके पास COCH3 है ना, एसीटोन दैट इज प्रोपेनॉल। अब यहाँ से किसके साथ रिएक्शन करा दी? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3। क्लियर? तो होता क्या है हमारे पास कि ये जो आपका डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है इसके साथ आपका एच बॉन्डिंग फॉर्म होती है। अब ये क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा हमारे पास तो लॉजिक सिंपल सा है हमारे पास, क्या कि दैट मीन्स आपके पास जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका माइनस चार्ज आएगा, ये आपका कैसा करेगा? प्लस चार्ज। तो अब देखिएगा यहाँ पर एच बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो रही थी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एच बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, कहने का मतलब इंट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया। तो या तो एच बॉन्डिंग आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी और या तो एच बॉन्डिंग आपकी फॉर्म हो रही होगी। तो यदि एच बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब साफ है आपके पास कि इनका इंट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? इंटर इंट्रा से कंफ्यूज मत होइए, वो आप लीव कर दीजिए। आपको सिंपल सा याद रखना, वो तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। हमको इतना याद रखना है कि यदि इसमें एच बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो रही थी, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आकर के उसमें ट्रैप हो गए थे। यहाँ पर एच बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, मतलब A-B का इंट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया। जब इंट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया तो कहने का मतलब आपके पास जो A-B है ये इंट्रैक्शन आपके पास क्या हो गया? आपके पास हायर हो गया, और जब हायर हो गया तो कम वेपर फॉर्म होगा, और जो कम वेपर फॉर्म होगा तो आपके पास डेविएशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? बात समझ में आ गई आपके पास? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिएगा। ओके, सो अब आ जाते हैं आपके पास, यहाँ से आपके पास यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो आप कह सकते हो द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे
राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को वो भी नहीं करते हैं, एज वेल एज उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग आपका जीरो नहीं होता है, तो वो आपके हो जाते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर। अब आ जाते हैं आपके पास थर्ड नंबर पे एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इन्हीं को हम बोलते हैं आपके पास क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अभी इसको आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसको ये बोलते क्यों हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब लॉजिक समझिएगा जरा हमारे पास क्या था, इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। हुआ ये था कुछ ऐसा कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ से आपके पास समथिंग ये कर्व फॉर्म हो गया था, समथिंग ये आपके पास कर्व, सपोज करिए यहाँ से आपके पास फ्रेम हो गया था, ये कर्व आपके पास फॉर्म हो गया था, तो हमने आपके पास समथिंग कुछ ऐसा। तो अब सपोज करिए हम पॉजिटिव वाला केस ले लें, है ना, पहले हम पॉजिटिव वाला केस ले लें, ये हमारे पास, तो ये मतलब ये हो गया किसके लिए, पीबी के लिए, ये किसके लिए हो गया हमारे पास, पीए के लिए, और ये किसके लिए हो गया, टोटल के लिए। ये तो था हमारे पास वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास होता क्या है कि मतलब आपके पास कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा तो टोटल में ही होगा ना भाई, बस समझ रहे हो आप, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, टोटल में ही होगा, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप बोल दो सर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। ऐसे यदि हमारे पास सपोज करिए ये तो पॉजिटिव डेविएशन का हो गया, यदि सपोज करिए आप नेगेटिव डेविएशन का बनाते हैं समथिंग कुछ ऐसा, ये आपने ऑलमोस्ट बनाया, ऐसे नेगेटिव डेविएशन का बना दिया हमने आपके पास, ये आपके पास नेगेटिव डेविएशन का बना दिया हमने। तो अब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम आप बोलोगे सर कहाँ पर होगा, तो मिनिमम और मैक्सिमम सब टोटल में ही देखना है आपके पास। लॉजिक समझ में आ रहा है कि डैट मीन्स यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर, क्योंकि भाई रिजल्टिंग का देखना है ना, कॉमन सेंस लगाइए ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का देखना है ना, कि वेपर प्रेशर बढ़ गया कि वेपर प्रेशर कम हो गया, किसका देखना है आपके पास, रिजल्टिंग का, किसी पर्टिकुलर का नहीं देखना है। तो मतलब सपोज करिए हमने लेट कर लिया कि ये पॉइंट हमारे पास हो सकता है या यहाँ पर आपके पास नहीं हो सकता, जब यहाँ दिख रहा है तो वहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है खैर ये आपके पास हो सकता है कि जहाँ पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये खास बात क्या होती है हमारे पास, खास बात ये होती है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कि कितना ज़्यादा देर बाद हमारे पास मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर मिला हमको, और यहाँ पर तुरंत आपको मिनिमम मिल गया, ये तो दिख रहा है आपको। तो होता क्या है हमारे पास कि ये जो कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस पे दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ पर आपके पास वेपर प्रेशर फॉर्म होता है, वहाँ पर आपके पास जो कंपोजिशन होता है किसका, लिक्विड का और वेपर का, वो फिक्स रहता है। बात समझ में आ रही है। कंपोजिशन जो होता है लिक्विड और वेपर का वो फिक्स रहता है, एज वेल एज वहाँ पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, सेम रहता है। किसका, जो दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास मिले थे उनका बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या एजियोट्रॉपिक। अभी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हमारे पास, द सॉल्यूशंस which corresponds to a maximum or minimum point which has definite composition and definite boiling point, that is such solutions has same boiling point and hence they are called constant boiling mixtures, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। लॉजिक समझ में आ गया आपके पास,
है ना, कि मतलब आपके पास जो हमने नेगेटिव डेविएशंस और पॉजिटिव डेविएशंस पढ़े थे उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। तो वो जो मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट पर आपके पास कंडीशन ये होती है कि जो कंपोजिशन होता है किसका, लिक्विड का और वेपर का, कि जो लिक्विड उसमें बचा हुआ है, जो वेपर आपका उसमें फॉर्म हो गया है, उनका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब फिक्स अमाउंट हमारे पास रहता है। उस पॉइंट पर एक और कंडीशन होती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है आपके पास, सेम हो जाता है, भी वहां पर डेफिनेट रहता है, एज वेल एज कंपोजिशन भी डेफिनेट रहता है। तो कहने का मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होगा तो हम कह सकते हैं आपके पास कि वो सॉल्यूशंस का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर। और जब सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सेम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और दैट इज रीजन कि आपके पास ऐसे मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं आपके पास कि वो होते हैं क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, क्लियर। दैट मींस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, क्लियर। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, क्या, एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना, कि एक तो मिनिमम आपके पास बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है और एक आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, क्लियर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसमें मिलेगा, नेगेटिव डेविएशंस में, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशंस में, क्लियर। सो इसके अभी आपके पास एक एक क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इसका हमारे पास क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा। देखिए कितना यहाँ पर होता ये है लॉजिक हमारे पास कि जैसे हम आपके पास पॉजिटिव वाले केस में देखना चाहें तो पॉजिटिव वाले केस में हम देख सकते हैं किसका एग्जांपल, H2O प्लस HCl का। जब वाटर में हम HCl मिलाते हैं तो जब हम HCl कितना मिलाते हैं, 20.3% बाई मास, 20.3% बाई मास, की मतलब पूरा जो आपके पास है HCl का इतना परसेंट हमने यदि मिलाया, जैसे ही आपके पास इसके 100 ग्राम में 20.3 ml आपका हमने इसको कंबाइन कराया तो होगा क्या हमारे पास कि इस समय जो आपके पास मिलेगा हमको बॉइलिंग पॉइंट, लॉजिक समझिएगा हम क्या करें, आपके पास स्पीड नहीं हो रही है यहाँ पर, समझिएगा आपके पास जैसे आपको सपोज करिए लगता है कि सर बहुत फास्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ऑलमोस्ट एज अ सजेशन आप इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, मतलब सेंड कर सकते हैं, इंसर्ट INSERT। खैर, तो अब लॉजिक समझिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे H2O है और HCl है, तो हमने H2O और HCl को कंबाइन करा दिया, तो हम कह रहे हैं कि आपका यदि ये 100 ग्राम है तो ये आपका कितना होना चाहिए, 20.3। लॉजिक समझ में आ रहा है, कहने का मतलब टोटल यदि 100 ग्राम आपको बनाना है तो ये 20.3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 79.7। यदि आप उसको मिलाओगे तो मतलब A' एक आपको सॉल्यूशन मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट, बात समझ में आ रही है हमारे पास, तो समझिएगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कितना होता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास इसका होता है वो होता है -85 डिग्री सेल्सियस, और जो इनका रिजल्टिंग होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। अब समझिएगा बात को हमारी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट। HCl का जब इतना परसेंट आपका वाटर में मिलाया गया तो उस समय जो कंडीशन हुई, उस समय जो आपका मिक्सर मिला उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है, क्लियर। बट एक्चुअल में वाटर का 100 रहता है और HCl का -85 रहता है, तो मतलब इन दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। इसी को बोलते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात समझ में आ रही क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहां पर यदि आप एग्जांपल देखो इसका, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास, जैसे हम ले लें वाटर और हमने ले लिया आपके पास एथनॉल, क्लियर। वाटर का हमने पढ़ा हुआ है आपके पास, अभी अभी लिखा हमने 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्या होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। बोलो सर एग्जैक्टली कैसे याद है, खैर सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलमोस्ट पॉइंट टू पॉइंट हिट करी जाती है, तो इसलिए वो याद रखनी पड़ती है। जब इन दोनों को हम कंबाइन कराएंगे तो इसका 95.6% बाई मास, समझ रहे हैं आप, जैसे वहाँ पर हमने उतना अमाउंट मिलाया था तो हमको क्या मिल गया था आपके पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वो पॉइंट मिल गया था मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इतना अमाउंट जब मिलाओगे तभी मैक्सिमम मिलेगा, यदि इससे ज़्यादा हो गया तो फिर मैक्सिमम नहीं होगा, फिर आपके पास वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वहाँ पर ऑलमोस्ट डिक्रीज करता चला जाएगा। तो अब लॉजिक समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, 95.6% बाई मास है, जब आप इसमें मिलाओगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा इतना अमाउंट मिलाने पर वो हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कितना 78.1 डिग्री सेल्सियस, और इसी को बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बात समझ में आ रही है आपके पास, क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपको कंफर्म हो गया। आपको याद रखना है कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा,
बात समझ में आ रही है? क्लियर? जब वेपर प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर यदि ज़्यादा होगा, है ना, तो डैट मीन्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तुरंत आपके पास स्केप आउट करने लगेंगे। तुरंत स्केप आउट करने का मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। यदि आपके पास सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है आपके पास कि वेपर प्रेशर जो होगा वो आपके पास क्या होगा? सॉरी, अभी हमने कम का तो पढ़ लिया। बॉइलिंग पॉइंट यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा का मतलब क्या हो गया आपके पास कि वेपर जल्दी फॉर्म ही नहीं हो रहा आपके पास। मतलब आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेपर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो वेपर जब फॉर्म होगा और जस्ट टेम्परेचर पे होगा, उसी को हम कह देते हैं क्या कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यदि आपसे बोली जाए तो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कहीं लिख लीजिएगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसी को हम कह देते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो लॉजिक समझ में आ गया आपके पास? तो आपको ये फैक्टर याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर के। ये हमने बता दिया क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर यदि कम होगा, देर में फॉर्म हो रहा है आपके पास, तो इसका मतलब साफ है कि ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा तभी तो जल्द फॉर्म होगा वेपर। और यदि आपके पास वेपर प्रेशर कम है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब कि कम टेम्परेचर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपका वेपर में कन्वर्ट हो गए। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास? तो ये कंडीशन समझ में आ रही कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप, कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होता है। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो लिखा हुआ है हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 36 mmHg। क्लियर? एट 310 केल्विन। तो अब बिना आँख मूंदे आपके पास, सॉरी आँख मूंद करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको कि वेपर प्रेशर जो हमारे पास प्योर फॉर्म में दिया गया है, तो हमने बताया P0 वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म, वो कितना दिया गया आपके पास? 36 mmHg। अब बोलो सर ये mmHg क्या है? तो ये है मिलीमीटर और ये क्या है आपके पास? Sg मतलब मरकरी, है ना। तो ये आपका प्रेशर की एक यूनिट है। जैसे टॉर होती है, बार होती है आपके पास, पास्कल, तो ये सारा आपका यूनिट है इसके। ऐसे आगे देखिए जरा, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन अ सॉल्यूशन विथ लिक्विड बी, कि मतलब जब इसी लिक्विड को, किस लिक्विड को? ए को, जब दूसरे लिक्विड बी के साथ मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर इतना हो जाता है। तो मतलब अब आपके पास ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है कुछ ऐसा। बात समझिएगा ध्यान से कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इतना था, उसके बाद किसी भी कंडीशन में जो मिला आपके पास वो क्या होगा? उसकी प्योर फॉर्म में नहीं होगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं क्या? 60 mmHg। अब यहाँ से यदि आप देखो तो सीधा सा लॉजिक है हमारे पास कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या कि वेपर प्रेशर यदि निकालना है तो वेपर प्रेशर उसका जो प्योर फॉर्म में होता है और जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है किसका? जो आपका ए है। तो यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स का, तो क्या कर देंगे आपके पास? PA/P0A। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? PA कितना दिया गया आपके पास? 60 और ये कितना दिया गया है? 36। तो यहाँ से आपके पास हम क्या कर सकते हैं इसको? ये आ गया 10, ये क्या आ गया हमारे पास? 6। ऑलमोस्ट डिवाइड करा दीजिए, तो या कट कर दीजिए आपके पास, तो 2 से 5 और 2 से आपके पास 3, तो मतलब यहाँ से आपके पास 1.67 आपके पास इतना। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं हमारे पास। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? तो अब देखिए जरा यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है मिक्सिंग एन आइडियल सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं हालांकि। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट आपका, 3 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई। क्लियर? 1 मोल आपके पास वाई का है और 3 मोल आपके पास एक्स के। तो वेपर प्रेशर कितना हो जाता है आपके पास? 550 mmHg। बट व्हेन 4 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ y are mixed then the vapor pressure becomes 560 mmHg। तो कैलकुलेट करना है प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर। तो अब ये दो कंडीशंस दी गई है, पहली कंडीशन में वेपर प्रेशर 550 हो जाता है, दूसरी कंडीशन में आपके पास 560 हो जाता है। तो अब इसको देखते हैं जरा हम कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए जरा एक्स और वाई दो चीज़ें मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स का भी वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ और वाई का भी होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि यदि हमको वेपर प्रेशर निकालना है टोटल कितना होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर आपको पता है कितना दिया गया हमारे पास? 550। तो ये टोटल आपका 550 किसके इक्वल हो जाएगा? जो आपके पास है P0x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास? P0y इंटू जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है किसका? y का। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास? ऐसी आपके पास दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? सेम कंडीशन आपके पास
यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा यदि वैल्यूज पुट आउट कर दें तो देखिए ज़रा, अब ये पी नॉट एक्स तो आपको पता है नहीं है, ऑलरेडी फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ मोल फ्रैक्शन का, क्या कि जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के हमारे पास मोल्स लिख दो अपॉन आपके पास टोटल मोल्स लिख दो। बात समझ में आ रही है? यदि हमको N1 का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो आप क्या कर दो, यहाँ पर N1 के मोल्स लिख दो अपॉन N1 प्लस N2 लिख दो। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन सपोज करो यदि हमें x का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो x के मोल्स ऊपर लिख दो हमारे पास। तो कितने मोल्स थे x के? 3 मोल्स थे। अपॉन में टोटल मोल्स क्या आ जाएगा? 3 + 1 मोल ऑफ y, मतलब 3 + 1। यहाँ पर देखिए जरा, y का यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो y के मोल्स कितने हैं? y 1। क्लियर? y के मोल्स कितने हैं हमारे पास? सॉरी y के तो फिर अब यहीं से निकालेंगे ना, हाँ ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा हमारे पास जैसे 3 मोल्स ऑफ x लिखा हुआ, 1 मोल ऑफ y लिखा हुआ है, तो आपने मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए? x का, तो क्या लिख दिया? 3/3 + 1, ऊपर x के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो 1 + 3। अब यहाँ पर देखिए जरा, पी नॉट वाई आपको नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन y का निकालना है तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो पहली कंडीशन क्या आ गई हमारे पास? 550 = पी नॉट एक्स, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 3/4 प्लस पी नॉट वाई, और क्या आ गया हमारे पास? 1/4। ये हो गई कौन सी एक्सप्रेशन? फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाली में आ जाते हैं आपके पास, सेम कंडीशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 560, यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट एक्स। अब देखिए जरा, मोल फ्रैक्शन एक्स के, अब डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं तो एक्स का मोल फ्रैक्शन है तो ऊपर एक्स के मोल्स हो जाएंगे 4 और नीचे टोटल मोल्स हो जाएंगे, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/5। ऐसे यहाँ से देखिएगा पी नॉट वाई, वाई का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाई के मोल्स कितने? 1 और नीचे क्या हो जाएगा? 5, तो 1/5। ये हो गया आपके पास सेकंड नंबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा मेथड, अब देखिए जरा, इसका डिनोमिनेटर 4 है, 5 है, तो यहाँ पर आप कितने का मल्टीप्लाई करा दो? पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा दो कितने का? 4 का। यस, सही है। और इस इक्वेशन में कितने करा दो आप? 5 का। तो ऐसा करने से क्या होगा? डिनोमिनेटर आपके पास हट जाएगा। तो जब 4 का मल्टीप्लाई आप कराओगे तो यहाँ देखिएगा आपके पास 200 और ये आपका 2200, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास? 3px पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट वाई, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ 5 का कराओगे तो 5 2800, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? 4 पी नॉट एक्स प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? पी नॉट वाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो साइन चेंज कर दो हमारे पास, तो साइन चेंज कर दोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का पी नॉट एक्स, और इधर कितना बचेगा? माइनस का 600। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 600 mmHg। ये आ गई हमारे पास पी नॉट एक्स की, और फिर वही एक्सप्रेशन में रख दो आप, तो डायरेक्टली आपके पास वो आ जाएगा। तो देख लो आप, 2200 था आपके पास, किसी भी एक्सप्रेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो। पी नॉट एक्स कितना? 600, तो 600 × 300 कितना हो गया? 1800, और प्लस क्या है? पी नॉट वाई, तो यहाँ से पी नॉट वाई कितना आ जाएगा? 400 mmHg। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो आपके 2 कंडीशंस दी गई थी, क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आसानी से हो गया। तो यहाँ से हमने एजियोट्रॉपिक तो पढ़ लिया आपके पास। एजियोट्रॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, दैट मीन्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? एज वेल एज न्यूमेरिकल्स हमने आपके पास नॉन आइडियल, आइडियल के भी करे, और आपका एजियोट्रॉपिक का भी हमने किया उसमें एग्जाम्पल, और कुछ हमने राउल्स लॉ के जो पेंडिंग थे वो भी किए। हालांकि अभी भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका आंसर उसमें फॉरवर्ड कर सकें। ओके, सो आई होप यू हैव जस्ट क्लियर ऑल द टॉपिक्स इन अ वेरी वेल मैनर। ओके।